सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया है मोदी सरकार को तगड़ा वाला डबल डोज झटका। जी हां, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक दो बेहद महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शाह की जोड़ी को 440 वोल्ट का डबल झटका दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़कर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बागी शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस 3-5-18 वाली सरकार के बारे में और राज्यपाल के रोल के बारे में, इसके साथ ही स्पीकर के कार्य के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो सारी बातें आप सभी को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। इसके साथ ही पिछले कई सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के बीच लगातार खींचतान चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले का भी सफाया कर दिया, या कह लीजिए कि पूरी तरह से निपटारा कर दिया और एक मुश्त बता दिया कि दिल्ली सरकार और एलजी की शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, किसकी शक्तियां कहां तक सीमित है। और इन दोनों ही मामलों में जो झटका लगा है बड़ा वाला, वो लगा है भारतीय जनता पार्टी और उसकी जोड़ तोड़ वाली नीति को, उस नीति को जो विपक्षी दलों को या तो तोड़ देती है या फिर काम नहीं करने देती है, जिस तरह के आरोप लगते हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर बेहद आसान भाषा में आपको पूरी बात बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, बगल में ज्वाइन का बटन है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। हमारा काम पसंद आए तो स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन के लिए इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र वाले मामले की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कुछ और था, उसका आने वाले लोकसभा चुनाव से क्या मतलब है? तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि सारा मतलब वहीं से है, क्योंकि महाराष्ट्र में शहर पड़ता है मुंबई और मुंबई शहर को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। जानकार मानते हैं कि शायद यही वजह थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी खुद को सरकार से बाहर नहीं देख पा रही थी और उसने तरह तरह का जुगाड़ लगाकर शिवसेना पार्टी को तोड़ा और अपनी सरकार बनवाई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण स्टेट माना जाता है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीटें। और महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि आज की तारीख में वहां पर लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में आएगी, यानी अधिकतम 9 सीटें ही पा सकती है 48 में से। कितना लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे वजह बताई जाती है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, उनका संबल छीना गया, उनकी पार्टी का नाम तक छीन लिया गया, इससे वहां की जनता में बहुत ज्यादा रोष है। और ये रोष कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव रहा हो या फिर एपीएमसी के चुनाव रहे हो यानी मंडियों के चुनाव रहे हो, उन सब में ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, हालत बेहद खस्ता हो चुकी। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ नहीं की होती तो शायद उनकी स्थिति आने वाले चुनाव में ठीक ठाक होती, आज की तरह नहीं होती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ नहीं होती, बल्कि विपक्षी दलों के खिलाफ होती, महाविकास अघाड़ी के खिलाफ होती, और उद्धव ठाकरे को लेकर जो सहानुभूति जनता के मन में है वो भी नहीं होती। तो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के कथित चाणक्य का जुगाड़ बुरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कह दी हैं, उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान बीजेपी को आने वाले वक्त में हो सकता है। अब महाराष्ट्र का पूरा मामला बेहद आसान भाषा में आप सुनते जाइए। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी। इसी बीच खबर आई कि शिवसेना के लगभग 34 विधायकों, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे थे, जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और राज्यपाल से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र की सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके तुरंत बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुला लिया। वो सीन तो याद ही होगा आपको, किस तरह से दर्जनों विधायक महाराष्ट्र से उड़न खटोले पर बैठ के आसाम के होटल में जाकर डांस कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद उद्धव ठाकरे को जब एहसास हुआ कि शायद वो परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया और फिर बाद में शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही गंभीर बातें कही हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पीठ को सौंप दिया है। यानी कि अभी तक यह मामला 5 जजों की पीठ में सुना जा रहा था, लेकिन अब इस मामले को 7 जजों की बड़ी पीठ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राज्यपाल ने जो किया वो पूरी तरह से गलत था, यानी फ्लोर टेस्ट बुलाना पूरी तरह से गलत था। फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई आधार नहीं था राज्यपाल के पास, जिसके तहत वो शिंदे गुट के विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट का निर्देश दे सकते थे। यानी कि राज्यपाल की भूमिका को सीधे सीधे गलत ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता और उससे पहले इस्तीफा न देते तो हम सरकार को बहाल कर देते, यानी उद्धव सरकार को बहाल कर देते। जैसा कि मैंने
आपको बताया था, फ्लोर टेस्ट में जाने से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि चूंकि इस्तीफा पहले ही हो चुका था, मगर अवैध तो था फ्लोर टेस्ट को बुलाना। यदि फ्लोर टेस्ट में जाते तो उस मामले को गलत ठहराया जा सकता था, लेकिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए पुरानी स्थिति को लौटा पाना, यानी उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से बहाल कर पाना, यह नहीं हो पाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलावा देकर भाजपा और शिंदे के गठबंधन की सरकार को शपथ दिलाकर राज्यपाल ने न्यायोचित काम किया था। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि बहुत सारे विधायक सरकार को छोड़ना चाहते थे, तब भी सिर्फ पार्टी के भीतर का असंतोष सामने आया था। यह किसी भी राजनीतिक दल के अंदरूनी या बाहरी मतभेदों को हल करने का जरिया नहीं हो सकता कि आप फ्लोर टेस्ट बुला लें। ये बातें राज्यपाल के बारे में कही जा रही थी। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद हो सकते हैं, उनके सदस्य नाखुश हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो शक्तियां उनके पास हैं ही नहीं। राज्यपाल किसी राजनीतिक मैदान में जाकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। वे सिर्फ इस आधार पर फैसला नहीं ले सकते कि कुछ सदस्य शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया कि राज्यपाल का जो फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला था वो पूरी तरह से गलत था, अवैध था। यह विवेकाधिकार का इस्तेमाल संविधान के अनुरूप नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राज्यपाल को ही नहीं गलत कहा, बल्कि विधानसभा के स्पीकर को भी गलत ठहराया। यानी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने और बीजेपी तथा शिंदे गुट को मिलाकर सरकार बनाने में जो दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहले थे राज्यपाल और दूसरे थे विधानसभा के स्पीकर, इन दोनों के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। इसके साथ ही यह भी कह दिया है कि यदि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता और उसके पहले इस्तीफा न दिए होते तो हम पुरानी सरकार को बहाल कर सकते थे। अब यह मामला 7 जजों की बृहद पीठ द्वारा सुना जाएगा। संभवतः वहीं पर फैसला होगा शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में कि वो लोग विधायक रहेंगे या फिर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। बाकी इस मामले में और चर्चा किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मोदी सरकार को लगने वाले दूसरे वाले तगड़े वाले झटके की। तो अब आप महाराष्ट्र से दिल्ली चलिए। पिछले कई सालों से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार और उनके एलजी मिलकर केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने देते हैं। किसी भी मामले में फाइल अटका के रख देते हैं। कभी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर झगड़ा होता है तो कभी राशन के मामले को लेकर झगड़ा होता है। इसी तरह की तमाम झगड़ों को आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निपटा दिया है। इस फैसले को आप केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत या फिर संविधान की बड़ी जीत कह सकते हैं और मोदी सरकार के हठ की बड़ी हार कह सकते हैं। वो हठ जिसके तहत मोदी सरकार चुनाव हारने के बाद भी सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहती है। जनता मैंडेट दे चाहे ना दे, मगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लगातार मोदी सरकार ने हर जगह अपनी मनमानी करने की कोशिश की है। इसके तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एलजी के पास केवल और केवल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधित शक्तियां ही होंगी। यानी कि इन 3 मामलों को छोड़कर जो भी कानून बनाना होगा वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार बनाएगी, यानी कि अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस का मामला और भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का संपूर्ण नियंत्रण है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने क्या क्या कहा, इसको जरा ध्यान से सुनते जाइए। उन्होंने कहा कि यदि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति ही नहीं दी जाती है तो जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला का सिद्धांत निरर्थक हो जाएगा। यानी यदि चुनी हुई सरकार अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी तो फिर संविधान में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। यदि सेवाओं को विधायी और कार्यकारी परिक्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णय को लागू करना है। यानी कि कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो यदि अधिकारियों को यह महसूस होगा कि वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं तो उनका उत्तरदायित्व कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शासन प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के एक लोकतांत्रिक रूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सरकार की निर्वाचित शाखा पर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और 2019 के जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से असहमति जताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम सेवाएं दिल्ली सरकार के दायरे से पूरी तरह से बाहर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में जो आईएएस अधिकारी होंगे वो भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होंगे, भले ही उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की गई हो, यानी दिल्ली सरकार द्वारा नहीं की गई
हो। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक भूमिका के तहत आने वाले अधिकारियों का उपराज्यपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि विधायिका के दायरे के बाहर आने वाले कुछ मुद्दों को वह कार्यकारी रूप में चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उपराज्यपाल का पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण है। अगर पूरा प्रशासन उपराज्यपाल को ही दे दिया गया तो फिर दिल्ली के अंदर प्रथम निर्वाचित व्यवस्था के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और वहां के एलजी के बीच का जो झगड़ा कई सालों से चल रहा था अलग अलग मामलों को लेकर, उन सब का निपटारा एक साथ कर दिया और इस निपटारे ने केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा वाला झटका दे दिया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी दिल्ली सरकार को दे दिया है और कहा है कि सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन से जुड़े मामले छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए बुरी खबर आने वाली है, मगर हो सकता है उससे पहले ही दो और बुरी खबरें आ जाएं। और देखिए आ ही गई, एक महाराष्ट्र से और दूसरी दिल्ली से। वैसे बहुत सारे लोगों को इंतजार इस बात का भी था कि क्या महाराष्ट्र में वर्तमान की भाजपा और शिंदे गुट की सरकार रहेगी या चली जाएगी। अब इस पर फैसला तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।